और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसा मामले में पुल के मरम्मत का ठेका देने के तरीके की आलोचना की है। प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सुनवाई के दौरान राज्य के शीर्ष नौकरशाह और मुख्य सचिव से कहा कि सार्वजनिक पुल के मरम्मत कार्य का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया, बोलियां क्यों नहीं आमंत्रित की गई। अदालत ने आगे कहा कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक समझौता मात्र 1.5 पेज में कैसे पूरा हो गया। क्या बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को राज्य की उदारता दी गई थी। अदालत ने हादसे पर संज्ञान लिया था और 6 विभागों से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस और जस्टिस आशुतोष शास्त्री इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बता दें कि मोरबी नगर पालिका ने ओरेवा ग्रुप को 15 साल का अनुबंध दिया था, जो अजंता ब्रांड की घड़ियों के लिए जाना जाता है। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में मचू नदी पर स्थित ब्रिटिश शासन युग के पुल के टूटने की घटना में 130 लोगों से अधिक की जान चली गई थी। पुलिस ने मोरबी पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के 4 लोगों सहित 9 लोगों को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पुल के रखरखाव तथा संचालन का काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उद्धव ने चुनाव आयोग के एक आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना अपना दावा किया गया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के चुनाव धनुष बाण को फ्रीज कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने का आदेश दिया है। बता दें कि शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ही शिवसेना पर अपना दावा किया था। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान तेज हो गई थी। इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव निशान जारी कर दिया था। चुनाव आयोग ने तब तक के लिए चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन्हें कोर्ट ने मंगलवार को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि अभिनेत्री बिना कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद जैकलिन फर्नांडिस मुश्किल में आ गई थी। एक्ट्रेस को उनसे कई महंगे तोहफे मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में जैकलिन को एक आरोपी के रूप में किया था, जिसमें कहा गया था कि वो ठगी के पैसे की लाभार्थी थी। जैकलिन ने इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था, जिसने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि जैकलिन जांच से बचने के लिए देश से भाग सकती हैं। दिचड़ दिल्ली में महरौली में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक ने भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर आरोप लगाया है। आप विधायक नरेश बालियान ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा कि श्रद्धा की हत्या कर उसे 35 टुकड़ों में काटने वाला आफताब पूनावाला और भाजपा नेता शहजाद पूनावाला में क्या रिश्ता है। लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो शहजाद पूनावाला भाग क्यों रहे हैं। मीडिया में आकर सफाई दें। वहीं शहजाद ने मामले में नरेश के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। गाजियाबाद थाना भोजपुर पुलिस ने महिला की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं, उसका ही सगा बेटा निकला। कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद के चक्कर में अपनी ही मां का गला घोटकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद बॉडी को घर में रखा। रात होने के बाद बॉडी को भोजपुर के जंगलों में फेंक दिया, जिससे हत्या का आरोप किसी और पर लगाया जा सके। पुलिस को बेटे पर शक हुआ तो उससे कड़ी पूछताछ की। इसके बाद बेरहम बेटे ने एक तरफा जुर्म कबूल कर लिया।
11 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल के माध्यम से कि एक 65 वर्षीय महिला, उनका शव उनके ही घर के पास गांव में गन्ने के खेत में मिला है। तो इस संदर्भ में तत्काल मौका मुआयना किया गया था हम लोग के द्वारा और टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इसमें कई टीमें लगाई गई थी। कुछ जानकारी हमें गाँव से प्राप्त हुई थी कि माँ बेटे के मध्य कुछ विवाद हुआ था, लेकिन जो तहरीर इनके द्वारा दी गई थी वो अपने ही कुछ पड़ोसी हैं जो इनके रिश्तेदार भी लगते हैं, उनसे इनका विवाद चल रहा है। तो उनके विरुद्ध झूठी नामजदगी कराते हुए तहरीर दी गई थी, उस पर हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। और जब सारी चीज़ हमने वेरीफाई की तो माँ बेटे का विवाद था। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने सपा के गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज शासकीय को प्रत्याशी घोषित किया है। रामपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव से पहले पूरा यादव कुंबा एक साथ दिख रहा है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। बिहार की कुर्डी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 5 दिसंबर को यहां उपचुनाव का मतदान होना है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष पर बीजेपी अभी से हमले कर रही है। एमआईएम ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, जबकि मतदान सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। 15 में मुझे कुर्नी की महान जनता ने मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और टिकट दिया। और कुर्नी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तो 15 से 20 तक 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया का हमने सड़क पुल पुलिया बनवाने का काम किया। विकास होगा। उधर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष सुप्रीमो और सांसद चिराग पासवान ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया में कहा गया है कि बिहार के अंदर बीजेपी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार फैक्टर से इनकार करते हुए कहा कि उपचुनाव में नीतीश कुमार का वोटर्स एनडीए के साथ शिफ्ट कर गया है। मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला है और यही माहौल आज की तारीख में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाइए, यही सोच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बार बार पाला बदलने का काम किया, गठबंधनों को बदलने का काम किया, मुख्यमंत्री वो खुद रहे, उप मुख्यमंत्रियों को वो बदलते रहे अलग अलग गठबंधन से। पर ये बदलाव के पीछे कहीं भी बिहार या बिहारियों का हित तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में डेंगू की सूरत हाल रोजाना गंभीर होती जा रही है। सिर्फ इलाहाबाद में अब तक डेंगू के 1,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। शहर के तमाम सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए हैं। डेंगू मरीजों की बढ़ती तादाद देखते हुए सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने आम लोगों से कहा है कि वो डेंगू को लेकर किसी तरह के डर का शिकार न हो। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार आने पर अपनी मर्जी से दवा न लें और फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। डेंगू का प्रकोप इस समय बढ़ा हुआ है और सरकार कई मुहिमें भी चला रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि डेंगू ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या और उसमें मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार द्वारा जो छिड़काव वगैरह किया जा रहा है, लोग उसमें अच्छे तरीके से प्रतिभाग करें और अपने क्षेत्रों में छिड़काव इत्यादि जो सरकार कर रही है उसको सुनिश्चित कराएं। साथ ही साथ अपने घरों पर भी ध्यान रखें कि मच्छर के जो ब्रीडिंग स्थल होते हैं वो घरों में गमले और कूलर वगैरह होते हैं, छोटे मोटे पानी के स्रोत होते हैं, को ख़त्म करें। अगल बगल पानी का कहीं भी जमाव ना होने दें ताकि जो डेंगू का मच्छर है एडीज वो पनप ना सके और डेंगू रोग बढ़ ना सके। इसलिए जो दवाएं प्लेटलेट्स को कम करती हैं जैसे स्टेरॉयड, निमोसलाइड, आइबुप्रोफेन, डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। केवल पैरासीटामॉल 650 mg, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट 50 से कम है तो 500 mg। ये दवा जो है सबसे ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है और आसानी से अवेलेबल है। इसको 3 से 4 बार
कर सकते हैं। अगर 2 दिन से अधिक बुखार रहता है तो जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें, अपने आप से कोई भी दवा ना लें। प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होता है। सभी वायरल फीवर में प्लेटलेट्स गिरता है, डेंगू में, चिकनगुनिया में, फैल्सीफेरा मलेरिया, सेप्टिसीमिया और भी प्लेटलेट्स गिरने के कारण हैं। तो प्रॉपर जांच कराएं और जब तक जांच ना कराएं तब तक कोई भी पेन किलर ना लें, केवल पैरासीटामॉल लें या ट्रामाडोल ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो। जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक पुलिस ने मेंढर में कई जगहों पर नाके लगाए और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों का चालान काटा। एसओ ट्रैफिक मेंढर जुल्फिकार अहमद ने बताया कि मेंढर में नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली 15 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे और एक गाड़ी को जब्त भी किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से आइंदा भी इस किस्म की मुहिम चलाई जाएगी। ई चलानी के साथ भी 14-15 चलान किए हैं और उसमें जो गाड़ियाँ भाग जाती हैं उनको हमने विदाउट पेमेंट कोर्ट चलान दिया है। उसके बाद इस वक्त दोबारा हमने नाका लगाया इधर डाक बंगले के पास, वहाँ हमने एक इको सीज किया और गाड़ियों के मोटरसाइकिल वालों के काफ़ी सारे चलान किए हैं और एक FIR भी हमने ओवरलोडिंग के मसले में एक FIR भी दर्ज करवाई है थाने में। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में BDC चेयरमैन ने अपने फंड से सरकारी अस्पतालों को पेश की गई एम्बुलेंस का इफ्तिताह करके आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर SDM आरएसपुरा और महकमा सेहत का पूरा अमला भी मौजूद था। स्टार्टअप इंडिया मुहिम से प्रभावित होकर मेरठ की सना खान ने एक छोटी सी यूनिट से जैविक खाद तैयार करने का काम शुरू किया, जो आज करोड़ों के मुनाफे तक पहुंच गया है। बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद सना खान ने एक किराए की जमीन पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की शुरुआत की थी। परेशानियों से घबराए बगैर सना ने अपने मजबूत इरादे से इस काम को न सिर्फ जारी रखा बल्कि आगे बढ़ाने के नए नए रास्ते भी तलाशती रही। अपनी मेहनत और लगन से सना ने गोबर धन से जैविक खाद तैयार करके इस को उस मकाम तक पहुंचा दिया कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी तक ने सना का जिक्र किया। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो वर्मी कंपोस्टिंग था। जब प्रोजेक्ट का एंड होने वाला था तो आई थॉट कि इसको मैंने लैब तक तो काम कर लिया, इसमें क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये प्रैक्टिकली लोगों तक पहुँचे और किसानों को इससे फ़ायदा हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग अच्छी स्ट्रीम है लेकिन लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, किसान क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। इस वजह से फिर मैं इसे खेतों पर शिफ्ट करा। ऑल्दो मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था लेकिन फिर मैंने इसे अपने खेतों में करा कि हम बेड्स बनाते हैं, मैंने किराए की ज़मीन पर करा। लोगों ने शुरू में तो बहुत आलोचना करी लेकिन बाद में जब उन्हें दिखा कि इस काम में ना तो स्मेल है, ये एक नेचर के लिए पॉजिटिव काम है, तो लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सराहा मेरे काम को। और फिर मेरे को PM नरेंद्र मोदी सर की 41th एपिसोड में मन की बात में भी मेरे काम की बहुत प्रशंसा की गई और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ भारत मिशन का। इस मुहिम को हम आगे लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमने स्वच्छ भारत मिशन को अपने काम से जोड़ा, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने काम से जोड़ा, जिसमें हम स्टार्टअप इंडिया के तहत और भी एंटरप्रेन्योर्स को अपने आते हैं। हमने इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा, किसानों को हम अवेयर करते हैं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके आप वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद में आएँ। हमारे साथ जो है 15 तो हमारी लेबर ही लेबर है और हमारा जो स्टाफ है ऑफिस स्टाफ और अलग 5-6 वो हैं। लगभग हम लोगों ने भाई 12 स्टेट्स में तो काम चल ही रहा है अपना। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के शिकारपुर में गांधी चौपाल लगा। इस चौपाल में PCC चीफ कमलनाथ शामिल हुए। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि देश में आज के माहौल को देखते हुए गांधी चौपाल ये संस्कृति पर हमला होता है। कैसे बांटो, कैसे बांटो, भाषा के आधार पर तमिलनाडु में आप देख रहे हैं हिंदी का विवाद शुरू करा दिया। आप देख रहे हैं कि पंजाब में फिर से खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए 35 साल बाद।
ये आज के हालात हैं, इसीलिए ये गांधी चौपाल की आवश्यकता है। रामबन में भारतीय सेना के रामबन और आसपास के छात्रों के वंचित छात्रों के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग के लिए 50 दिनों के प्रोजेक्ट की शुरुआत और एक नेक पहल की शुरुआत की है। रामबन के दूरदराज के इलाके शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी से बुरी तरह प्रभावित हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट से ऐसे छात्रों को काफी फायदा होगा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कोचिंग 2022 भारतीय सेना का लगातार तीसरा फेज है। कोचिंग की लोकप्रिय मांग के आधार पर न्यू कॉन्वेंट स्कूल मैत्रा में प्रवेश परीक्षा कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कोचिंग के लिए 14 लड़कियों सहित 52 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 50 दिनों तक चलने वाले इस कोचिंग सत्र का उद्देश्य छात्रों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के साथ साथ उनके लिए एक विकास कार्यक्रम के रूप में काम करना है। मेरा नाम कान्या राजपूत है और मैं गागवान में रहने वाली हूँ। और मेरे को आर्मी की वजह से पता चला कि कोचिंग होती है इधर मेरे पापा ने मेरे को रजिस्टर करवाया, बोला कि आप इधर और मैं इधर सोल्जर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रिहान है, मैं न्यू कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। मैं बेसिकली मैत्रा रामबन से हूँ, गोविंदपुरा में मेरा घर है। मेरे पापा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और मेरे को सैनिक स्कूल के फॉर्म के बारे में आर्मी की द्वारा पता चला। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इधर आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोचिंग दे रहे हैं, तो मैं इनके द्वारा कोचिंग ले रहा हूँ 45 डेज़ की। आप भी ले सकते हो। और आर्मी हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूँ और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो मेरी एम है सोल्जर बनना बड़े होके, तो ज़रूर मैं अपनी एम को आर्मी के द्वारा सक्षम करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम मोहजिब, मैं मित्र रामबन गोविंदपुरा से न्यू कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट, और हम यहाँ पे शुक्रगुजार है आर्मी अपनी के, इंडियन आर्मी के और अपने स्कूल के टीचर्स के, जो हमें पढ़ाएंगे, जो हमें इस काबिल बनाएंगे कि हम इस इम्तिहान को पास कर सकें। हम सैनिक स्कूल के बारे में पहले से थोड़ा जानते थे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में दूर दराज के लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। थोड़े गरीब लोग होते हैं तो उन्हें एजुकेशन चाहिए होती है, लेकिन पैसा नहीं होता है। मन होता है उनका, लेकिन पैसा नहीं होता है। इसलिए वो उनके लिए यहाँ पे खोली हुई है ट्यूशन 50 डेज़ के लिए, तो वो आए और अपनी एजुकेशन हासिल कर सके। ये इंडियन आर्मी और हमारे न्यू कॉन्वेंट के टीचर का शुक्रगुजार है हम, क्योंकि उन्होंने ये सब खोला है। मेरा नाम डॉक्टर मोज़म हमीद बानी, मैं बानियाल से बिलोंग करता हूँ और सैनिक स्कूल में मैं 2004-2011 बैच से। आज यहाँ पे हम आए हुए हैं न्यू कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ पे 23 RR ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को सैनिक स्कूल नगरोटा सैनिक स्कूल्स के लिए बेसिकली ट्रेन किया जाए, कोचिंग दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन एरिया से भी और हर एरिया से वहाँ पे सेलेक्ट हों और अपनी एजुकेशन वहाँ पे पूरी करें। ये चीज़ें जो आज हो रही हैं ये हमें लगता है कि आज से 10-15 साल पहले होनी चाहिए थी, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। हम सबसे पहले 23 RR और हमने महबूब सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक स्टेप लिया। यहाँ की जो एजुकेशन है उसको और थोड़ा गैरअप करने के लिए ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला 1 रेस के बाद अब 11 फरवरी 2023 को पहली बार फॉर्मूला ई रेस होने जा रही है, जिसकी मेजबानी करेगा शहर हैदराबाद। खास बात यह है कि इस रेस के लिए खास रेसिंग ट्रैक वाले स्टेडियम की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे हैदराबाद के खूबसूरत हुसैन सागर झील के किनारे ही आम सड़क पर किया जाएगा। इस मामले पर तेलंगाना सरकार के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार से हमारे सहयोगी इकबाल हुसैन ने खास बातचीत की। देश में पहली बार हैदराबाद में फार्मूला ई रेस होने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी फार्मूला 1 रेस आज से 9 साल पहले तकरीबन नोएडा में इसका आयोजन किया गया था और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अब इस बार फार्मूला ई रेस होने जा रही है हैदराबाद में, यानी होस्ट सिटी बनेगा हैदराबाद। और आपको बता दें इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अरविंद कुमार साहब, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी है। हम उनसे बात करेंगे कि फार्मूला ई रेस के बारे में कि क्या है और ये तेलंगाना में इसकी क्या तैयारियां इन्होंने स्टार्ट की हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत वेलकम है हमसे बात करने के लिए। सर, क्या फार्मूला ई और फार्मूला 1 में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये जो रेस अब हैदराबाद में होने जा रही है, तो क्या इसमें क्या आपके अब तक की तैयारियां क्या है सर? एक तो जैसा आपने कहा फार्मूला 1 रेस जो है वो उसमें रेसिंग कार जो है रेगुलर रेसिंग कार होती है, और फार्मूला ई शब्द इलेक्ट्रिक
मतलब ये रेसिंग कार हैं पर इलेक्ट्रिक कार रहेंगी, स्पीड वगैरह सब सेम है, 280 किलोमीटर पर आवर 300 किलोमीटर के हिसाब से, पिकअप भी उतना तेज है। बस डिफरेंस ये है कि उसमें फार्मूला 1 की तरह आवाज़ नहीं होगी, तो वो कई बार आवाज़ बहुत तेज आती है रेस होने से, इसमें वो आवाज़ के बिना स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि फार्मूला 1 के लिए आपको डेडिकेटेड ट्रैक चाहिए, मतलब वो ट्रैक है वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, और वो फार्मूला 1 की गाड़ियाँ कहीं और नहीं चल सकती। जबकि फार्मूला ई जो है हमारी रोज़ यूज़ की जाने वाली सड़कों पे इसको किया जा सकता है, सिर्फ हमें ये देखना है कि उस पर स्पीड ना हो या गड्ढे ना हो। तो फार्मूला ई टीम जो आके उन्होंने हैदराबाद में हुसैन सागर के पास एक 2.8 किलोमीटर का स्ट्रेच आइडेंटिफाई करके उसमें कुल 17 जो है मोड़ हैं। तो फार्मूला ई रेसिंग में जितने भी कर्व्स हैं, मोड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये 17 कर्व्स के साथ, मोड़ के साथ 2.8 किलोमीटर की रेस है, और इसको हम लोग रोड का निर्माण या रोड की जो हम मरम्मत या दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें विड्थ जो है करीब 11 मीटर की विड्थ चाहिए रोड की, और दोनों तरफ सीमेंट बैरिकेड वो जो सेफ्टी के लिए लगाते हैं सीमेंट कंक्रीट, और उसके ऊपर बैरिकेडिंग करके, तो टोटल 12 मीटर विड्थ चाहिए होती है जी। वो काम हम लोगों ने कर लिया है, और हमारा ट्रायल जो है नवंबर में अभी 19-20 को हमने एक डमी रेस रखी है। उसके बाद फार्मूला ई की टीम आके रोड चेकअप करेगी, और ये इवेंट जो है 11 फरवरी 2023 को है। तो ये सर 11 फरवरी 2023 बहुत दूर नहीं है, लेकिन क्या तब तक ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी? इनफैक्ट फार्मूला ई टीम जो है वो हैदराबाद से बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रोड बन चुकी है, काम हो चुका है, और जो स्टैंड वगैरह लगने हैं वो चलता रहेगा। तो हम लोग बिल्कुल टाइम के तहत इस काम को पूरा कर लेंगे, और बड़ा अच्छा सा इसमें एक लुक भी आ गया इसका। कार्ड्स होती हैं सर, आपने एग्जीबिशन भी लगाई कई जगहों पे, तो किस तरह का फीडबैक आपको हैदराबाद की जो पब्लिक है उसका फीडबैक कैसा मिला? पब्लिक बहुत खुश है, पब्लिक चाहती है और ऐसी कार डिस्प्ले पे हो। तो हम लोग भी अभी तक हम लोग कारें ऐसी मंगाई, और हम ट्राई कर रहे हैं और कारें भी आ जाएं, ताकि मॉल्स में या जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मॉल्स में, टैंक बंड में हमने रखा था, इस तरह की जगहों पे हम चाहेंगे कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो आके ये कार का भी एक देखें इसको, और उससे जो है एक मोटिवेशन और एक सेंस ऑफ प्राइड जो है कि हैदराबाद में ऐसा इवेंट हो रहा है, हमारे शहर में ऐसा इवेंट हो रहा है, लोगों के लिए भी बात रहेगी। इस तरह के आयोजन से सर क्या लगता है, मतलब तेलंगाना को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें हम इसको एक रेस की तरह खाली नहीं ले रहे हैं, इसके साथ साथ जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, उसको ध्यान में रख के ये पूरा सप्ताह फरवरी में 6 तारीख से लेके 10 तक 11 तारीख तक हम लोग ईवी समिट रहेगा। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, और जो इस तरह के लोग हैं इस काम में, R&D यूनिट्स के लोग हैं, हम हैदराबाद में इनको इनवाइट कर रहे हैं। और हमारा आइडिया है कि रेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट आएगा, और इसके अलावा शायद एक इलेक्ट्रिक रेस देख के हो सकता है लीग रेस से भी स्टार्ट हो जाए, जैसे क्रिकेट में IPL है, उसी तरह की क्या कोई चीज़ इसमें स्टार्ट की जा सकती है। तो इसको एक हम रेगुलर फीचर की तरह हैदराबाद में देख रहे हैं, जिसमें इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और हैदराबाद में और मतलब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसका रेवेन्यू को भी देख रही है, देख के उसको हम काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।